नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट चैनल पे आप सबका दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहला टाटा कैपिटल के आईपीओ से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानेंगे। सेकंड नंबर पे अपर लेयर एनबीएफसी, आपने सुना तो होगा पर इसका मतलब क्या होता है ये समझेंगे, क्योंकि एक और बहुत बड़ी साइज का अपर लेयर एनबीएफसी कंपनी का आईपीओ जल्द ही आने वाला है। नाम है उसका, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और थर्ड पॉइंट में कॉन्फिडेंशियल प्री फाइलिंग रूट के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है, क्यों सारी कंपनियां आजकल ट्रेडिशनल रूट के जरिए अपना डीआरएचपी ना सबमिट करके कॉन्फिडेंशियल प्री फाइलिंग रूट को अपना रही है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको जानकारी इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगे तो एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। इस चैनल पे आपको मेन बोर्ड और एसएमई आईपीओ के रिव्यू के साथ साथ सभी अपकमिंग आईपीओ से जुड़ी सारी जानकारी और पर्टिकुलर एक एक शेयर का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखने को मिल जाता है। सबसे पहले टाटा कैपिटल के आईपीओ से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी की बात कर लेते हैं। तो टाटा कैपिटल ने 4 अप्रैल को सेबी के पास अपना डीआरएचपी कॉन्फिडेंशियल रूट के जरिए सबमिट कर दिया है। टाटा कैपिटल के आईपीओ का साइज 15,000 करोड़ से भी ज्यादा का होने वाला है। ये इंडिया की हिस्ट्री का चौथा सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। इस आईपीओ में फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों होने वाला है। टाटा सन्स और आईएफसी यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफर फॉर सेल के जरिए अपनी हिस्सेदारी कम करते हुए नजर आएंगे। 230 मिलियन यानी 23 करोड़ शेयर का फ्रेश इशू होने वाला है और बाकी का हिस्सा ऑफर फॉर सेल रहेगा। टाटा सन्स, जिनकी टाटा कैपिटल में अभी 92.83% की हिस्सेदारी है, इस आईपीओ के बाद उनका स्टेक 75% जितना घट के रह जाएगा। इसका मतलब है कि मेजोरिटी कंट्रोलिंग स्टेक टाटा ग्रुप के पास ही रहेगा। इसके आईपीओ डेट की बात करें तो आरबीआई का जो अपर लेयर का नियम था उसके हिसाब से सितंबर 2025 से पहले इस आईपीओ को लिस्ट हो जाना है। उम्मीद तो यही है कि इसी 6 महीने के अंदर अंदर ये आईपीओ मार्केट में आता हुआ दिख जाएगा। ये था लेटेस्ट अपडेट टाटा कैपिटल के आईपीओ से रिलेटेड। अगर आप टाटा कैपिटल इस कंपनी के बारे में इन डिटेल में जानना चाहते हैं, इसके फाइनेंशियल वगैरह को जानना चाहते हैं, तो इसके ऊपर हमने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है। आप ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। अब सेकंड पॉइंट में बात कर लेते हैं अपर लेयर एनबीएफसी की। आपने इस शब्द को बार बार सुना होगा, लेकिन इसका मतलब आप में से गिने चुने लोग ही जानते होंगे। सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो अपर लेयर एनबीएफसी उनको कहा जाता है जो एनबीएफसी साइज में बहुत ज्यादा बड़ी होती है और हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के लिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इन एनबीएफसी कंपनी अंदर रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है और पब्लिक के पैसे भी उनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में पड़े होते हैं। अगर अपर लेयर में आने वाली कोई भी एनबीएफसी अगर फेल हो जाती है, बंद हो जाती है, तो पूरी इकोनॉमी पे उसका असर पड़ सकता है। इसी रिस्क को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने 2022 में ये नियम बना दिया था कि 3 साल के अंदर अंदर अपर लेयर में जो भी आने वाली एनबीएफसी है उसको मार्केट में लिस्ट हो जाना है। इससे इन्वेस्टर के बीच कंपनी से जुड़ी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। लगातार उनके क्वार्टरली नंबर्स और सालाना नंबर्स सबको दिखेंगे और उस पे सेबी भी मॉनिटर कर पाएगा। आरबीआई तो करता ही है, उस पे सेबी भी मॉनिटर कर पाएगा और आरबीआई फिर इन एनबीएफसी पे बैंक के जैसे स्ट्रिक्ट रूल लगा सकता है। हर साल इन कंपनियों में इंटरनल ऑडिट और रिस्क चेक भी कर सकता है। तो इससे कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और अगर कंपनी कोई इरेगुलर प्रैक्टिस, कोई गलत प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करती है तो उसके ऊपर भी लगाम लगती हुई नजर आ सकती है। बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल, श्रीराम फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस और एचडीबी फाइनेंशियल, ये कुछ बहुत बड़े अपर लेयर एनबीएफसी के अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर पिछले साल तो हमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ भी आते हुए दिखा था और अभी ये टाटा कैपिटल का बड़ा आईपीओ आ रहा है और एक और आईपीओ एचडीबी फाइनेंशियल्स का भी आईपीओ सितंबर 2025 से पहले पहले मार्केट में आने वाला है। तो इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि मान लो अगर कोई छोटी एनबीएफसी अगर वो बाइक है तो अपर लेयर की जो एनबीएफसी है वो एसयूवी 4 व्हीलर है, हेवी, पावरफुल और ज्यादा रूल्स में बंधी हुई। अब थर्ड पॉइंट में बात कर लेते हैं कि कॉन्फिडेंशियल प्री फाइलिंग का रूट क्या है आईपीओ के लिए, कैसे ये ट्रेडिशनल आईपीओ फिलिंग जो पहले होते थे उससे ये अलग है, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड जैसा ही बन गया है। जितनी भी कंपनियां हैं वो कॉन्फिडेंशियली अपना आईपीओ सेबी के पास सबमिट कर रही है। तो देखिए, कॉन्फिडेंशियल आईपीओ फाइलिंग या फिर प्री फाइलिंग या कॉन्फिडेंशियल रूट के जरिए डीआरएचपी सबमिट करना, इसको सेबी ने दिसंबर 2022 के अंदर इंप्लीमेंट किया था। इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही है ट्रेडिशनल रूट के जरिए कि इसमें जो भी कंपनियां अपना डीआरएचपी सबमिट करती है, सारी डिटेल सबमिट करती है, वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता है। वहीं अगर ट्रेडिशनल रूट की बात करें तो उसमें जैसे ही कंपनी अपना डीआरएचपी सेबी के पास सबमिट करती है, वो डीआरएचपी सेबी की वेबसाइट पे पब्लिकली अवेलेबल हो जाता है। कंपनियां इस रूट को इसलिए ज्यादा प्रेफर करती है कि इससे जो कंपनी का सेंसिटिव डेटा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह, कंपनी की मार्केट स्ट्रेटेजी, ये सारे कुछ पब्लिकली सबको रिवील ना हो जाए, उनके कॉम्पिटिटर्स को ये पता ना चल जाए। इस रूट के जरिए भी आपको डीआरएचपी तो देखने को मिलती है, पर वो डीआरएचपी आईपीओ आने से एकदम ठीक पहले, कुछ ही समय पहले आपको डीआरएचपी देखने को मिल जाती है। दूसरा अंतर ये देखने को मिलता है कि ट्रेडिशनल रूट में जैसे ही डीआरएचपी सबको दिखने लगता है तो जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है और मीडिया है वो सारे डीआरएचपी को फल लेते हैं और अपने ओपिनियन देते रहते हैं। लेकिन इस रूट में जब तक फाइनल डीआरएचपी नहीं होती है तब तक किसी को भी आईपीओ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, तो उससे कंपनी के बारे में कोई भी गलत इमेज, पॉजिटिव या नेगेटिव आईपीओ के बारे में चर्चाएं बहुत ही कम रहती है। तीसरा मुख्य अंतर ये रहता है कि कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग के अंदर आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिल जाती है कंपनी को आईपीओ लाने के लिए। इसके अंदर कंपनी को 18 महीने तक का समय मिल जाता है
जबकि ट्रेडिशनल रूट के जरिए कंपनी को सिर्फ 1 साल यानी 12 महीने का ही टाइम मिलता था आईपीओ लाने के लिए। चौथा डिफरेंस ये है कि ट्रेडिशनल रूट के अंदर जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा-सा फास्ट होता है और कॉन्फिडेंशियल इसके अंदर थोड़ा प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा-सा लंबा चलता है। पांचवा डिफरेंस ये देखने को मिलता है कि कंपनी का अगर ब्रांडिंग और इन्वेस्टर इंटरेस्ट पहले से बन जाता है ट्रेडिशनल रूट में, पर कॉन्फिडेंशियल रूट में इसमें क्या होता है, अगर बाद में आईपीओ कैंसल हो तो शांति से कंपनी एग्जिट कर सकती है और कंपनी के इमेज पे भी कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता। छठी और सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ये मिलती है कि ट्रेडिशनल आईपीओ में जो आपने आईपीओ की डिटेल फिक्स कर दी वो इशू साइज वगैरह सब कुछ फिक्स रहता है, पर कॉन्फिडेंशियल रूट के जरिए कंपनी अपने आईपीओ का साइज 50% जितना चेंज कर सकती है, घटा भी सकती है आईपीओ का साइज और उसको बढ़ा भी सकती है। तो कॉन्फिडेंशियल आईपीओ का जो रूट है उसके जरिए कंपनी को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। वैसे जो कॉन्फिडेंशियल आईपीओ फिलिंग इसका कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर है वो अभी नया देखने को मिल रहा है, बट डेवलप कंट्री जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा जैसी कंट्रियों में ये एकदम कॉमन प्रैक्टिस है। और रिसेंटली बात करें तो अभी पिछले महीने ही एडटेक प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला ने भी कॉन्फिडेंशियल रूट के जरिए ही अपना आईपीओ फिल किया था। स्विगी, विशाल मेगा मार्ट जैसे बड़े बड़े आईपीओ ने भी कॉन्फिडेंशियल रूट के जरिए ही अपना आईपीओ लाया है। एचडीएफसी क्रेडिला ने भी कॉन्फिडेंशियल रूट को ही अपनाया है, तो बहुत ही पॉपुलर अभी ये चल रहा है आजकल, ऐसा एक ट्रेंड जैसा ही चल रहा है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि टाटा कैपिटल के आईपीओ के अंदर क्या शेयर होल्डर कोटा होने वाला है। अभी कंपनी ने डीआरएचपी कॉन्फिडेंशियली फाइल किया है, तो इसीलिए पब्लिकली कोई भी डीआरएचपी का डेटा अवेलेबल नहीं है। पर जैसे ही आईपीओ का समय पास में आएगा तो कंपनी अपना अपडेटेड डीआरएचपी सबमिट करेगी, वो डीआरएचपी पब्लिकली सबको अवेलेबल रहेगी। उसके अंदर आपको शेयर होल्डर कोटा से रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। वैसे चांसेस यही है कि टाटा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी का टाटा कैपिटल कंपनी के अंदर 2 से 2.5% जितना स्टेक है, तो हो सकता है शेयर होल्डर कोटा के लिए टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का एक शेयर लेने पे आपको फायदा मिल सकता है। पर अभी इसके बारे में कोई भी क्लियरिटी देखने को नहीं मिल रही है। जैसे ही इससे रिलेटेड कोई अपडेट सामने आएगा, कोई क्लियरिटी सामने आएगी, तो सबसे पहले उसकी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये थी सारी अपडेट टाटा कैपिटल आईपीओ से रिलेटेड। हमने अपर लेयर एनबीएफसी को भी समझा और कॉन्फिडेंशियल रूट को भी आईपीओ के लिए हमने समझा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, कुछ नया आपको जानने को मिला है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे सभी मेन बोर्ड आईपीओ के रिव्यू, एसएमई आईपीओ के रिव्यू, अपकमिंग आईपीओ से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और उसके अलावा पर्टिकुलर एक एक स्टॉक का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखने को मिल जाता है, जिससे अगर आपको उस शेयर के बारे में कुछ डिसीजन लेना है तो उससे प्रैक्टिकली आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। तो शेयर मार्केट और आईपीओ की बहुत सारी वैल्यूएबल जानकारी आपको एक ही जगह पे, सारी चीजें सब कुछ एक ही जगह पे देखने को मिल जाता है हमारे इस चैनल पे। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारी जो भी वीडियोस है अगर किसी के लिए वैल्यूएबल हो सकती है, तो आप अपने ऐसे स्टॉक मार्केट और आईपीओ वाले दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमें इतना सपोर्ट करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल रहेगा। हम अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी आपको सारी अपडेट पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, तो आप एक बार देख लीजिए, लगता है आपको उससे हेल्प हो सकती है, क्योंकि हम ऑर्डर वगैरह से रिलेटेड न्यूज वगैरह सब कुछ वहां पर सबसे पहले शेयर कर देते हैं, तो ज्वाइन करके रख लीजिए। दो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट हमने बना रखी है स्टॉक एनालिसिस की और अपकमिंग मेन आईपीओ की, उसको भी जरूर चेकआउट कीजिए। बाकी अगर कुछ फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, कुछ सवाल है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।